स्टेज पे मौजूद मोहतरम तकी हसन खान साहब, मुन्ना साहब, हमारे हाफिज भाई, फैसल भाई, मैंने डायरेक्ट माइक इस वास्ते लिया कि अपने पास का जो टाइम था वो 9 बजे तक है। इस छोटी सी कॉर्नर मीटिंग में तकी हसन खान साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। इस 3 मिनट में मैं आपसे गुजारिश करने के खड़ा हूँ कि आपके इस महल्ले में रास्तों की हालत देखिए, आपके पास पीने के पानी की क्या सहूलत है, आपके पास ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है। अब किसी को दोष देने के बजाय मैं आपके बीच में आया हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीजों को दुरुस्त करेंगे। सियासत पैसा कमाने का जरिया मेरे पास तो हरगिज नहीं है और इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगी। आपकी गलियों की सुधार, रास्तों की बनावट, तकी हसन खान साहब ने सही कहा कि आपको अच्छी तालीम की सहूलत मिलना चाहिए, बुनियादी स्कूल बनना चाहिए, आपके स्कूल में वो फैसिलिटीज होना चाहिए कि आपके बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में भेजने के बजाय आप इन सरकारी स्कूल में भेज सकें। इंग्लिश मीडियम के स्कूल, मियारी स्कूल, कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज्ड स्कूल बनना चाहिए। सेहत के मामले में अच्छी सहूलत मिलना चाहिए। आज हमारे शाहिद भाई ने बहुत ही कम टाइम पर 6 घंटे में परमिशन लेके आए। अनाउंसमेंट भी सही तरीके से हो नहीं सका, रैली भी सही तरीके से मुनाकिद नहीं हुई। इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो बीच में आएंगे, एक बार अच्छी सभा करेंगे। शाहिद भाई, दिल छोटा मत कीजिए, लोगों की कमी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने कोशिश की है, थोड़ा हमारे से भी कोताही रह गई है। हम अहलिया ने महल तक दावत पहुंचाने में कम पड़े, मगर मैं इस माइक के जरिए जिन जिन मकान में मेरी आवाज पहुंच गई है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 20 तारीख को अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। हमारी निशानी साइकिल है, ईवीएम मशीन पे 5वें नंबर पर है, उसके बटन को दबाकर कामयाब कीजिए। मैं जानता हूं इस छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की तशहीर हम सही तौर पर नहीं कर सके, फिर भी मेरी जो माएं बहनें घर में बैठी हैं, पसे पर्दा बैठकर मेरी बात को सुन रही है, मेरी इस गुजारिश को सुने कि हमको रहमानिया कॉलोनी की, औरंगाबाद के मशरक़ी हल्के की तस्वीर को बदलना है, नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारना है, सेहत और तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का ये उम्मीदवार, आपका ये भाई इस हल्के से कामयाब होगा और आपकी मदद से हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दफन करेंगे, नाथुराम गोडसे की औलाद को सबक सिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस रहमानिया कॉलोनी के मामलात को भी दुरुस्त करेंगे। वक्त बहुत कम था, फिर भी मैंने मुख्तसरन आपसे बात की है। आपके बीच में पहले भी आता रहा था, आता रहूंगा, बात करता रहूंगा और अपनी गुफ्तगू होते रहेंगी, मगर 20 तारीख को आपको एक मुकद्दस फरीज़ा अदा करना है। वोट आपकी अमानत है, वोट आपकी ताकत है, वोट आपकी कुव्वत है, वोट आपके मुस्तकबिल की जमानत है। उसका सही इस्तेमाल कीजिए और समाजवादी की जो निशानी है साइकिल जो 5वें नंबर पर है, उसके बटन को दबाकर कामयाब कीजिए। ये गुजारिश करने आपकी खिदमत में आया था। हमारे शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मशरक़ के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब तशरीफ फरमा, इस इलाके के जिम्मेदारान
इस तारीख को आपको एक इम्तिहान से गुजरना है। आपको 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे को मुंतखब करना है। बुरा हो आज के हालात का कि आपके हल्के में 29 उम्मीदवार खड़े हो गए। अब गौर करना है कि 29 उम्मीदवारों में कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो 5 साल अपने वादों को निभाता रहेगा। वक्त बहुत गुजर चुका, बहुत अंधेरा बहुत है। ये 5-10 साल आपके इस इलाके पर, इस हलके पर, खास तौर पर मुसलमानों की बस्तियां, मुसलमानों के नौजवान सिर्फ रोजगार का इंतजार करते रहे। आपको एमपी भी मिला था, एमआईएम का एमपी था, उसका फर्ज था कि वो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करे। उसका काम था हमारी बस्तियों में तालीम के बेहतरीन स्कूल हो। उसका काम था कि यहाँ बेहतरीन सरकारी दवाखाने हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ सोचते रह गए और वक्त गुजरता चला गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ आपको यह बतलाना चाहता हूं, वो जिसने बहसियत एमपी हमारी जिंदगियां जीवन की, हमारे रास्ते दुश्वार किए, और वो फिर एक मर्तबा बेशर्मी के साथ एक सीढ़ी नीचे उतरकर असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। कब तक? अरे ये किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी का इलाका, इस पर क्या गुजरी? यहां का नौजवान मारा गया। किराड़पुरे का फसाद, 2 लोगों को गोली मार दी गई, मर गए वो। होता यूं है कि जब पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है तो गवर्नमेंट को उसके खानदान को मुआवजा देना होता है, इसलिए कि खानदान का नौजवान कमाने वाला शख्स वो आपसे जुदा हो गया। उन्होंने तो इल्जामों की बारिश लगा दी। वो क्या इंसाफ दिलाते जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने फसाद में हिस्सा लिया उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। अब फसाद हुआ, लोग चल रहे हैं, लोग सामने खड़े हैं, उनका भी नाम आ गया, रिकॉर्डिंग में वो भी आ गए, और दर्जनों नौजवान रमजान के माह में जेल की आनी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। खामोश रहा ये, पलट कर देखा नहीं। अरे मुआवजा क्या दिलाता? अरे जनाजे को कांधा दे देता तो बस था, लेकिन उसने पलट कर देखा नहीं। मैं उस पर ही उंगली उठाऊंगा जिसके पास ओहदा था, एमपी का ओहदा, कोई छोटा मोटा ओहदा तो नहीं था।
लेकिन जबान कटी हुई थी जो इंसाफ का तकाजा नहीं निभा सकी। मर गए मरने वाले। कितनी बातें गिनवाए। बेवकूफ आदमी अरे ख्वाब देख रहा है, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं काऊ की गाड़ी में फिरूंगा। वीडियोज हैं। पैसा कमाने का जरिया बन गई है। बीजापुर में वहां के उम्मीदवार से 5 करोड़ रुपए लिए और वो बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड रिले हो गया। अगर यह गलत है, ये बात 15 दिन पहले की है, इन्होंने इनकार नहीं किया। ये सब तमाशा बने, ये सिर्फ कमाई का जरिया बने रहे। परभनी में यही किया, यहां पर भी यही किया। इनको कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? अरे जरा गौर तो करो, क्या आने वाला वक्त बेहतर नहीं है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है कि वो अपने स्टेट में कॉमन सिविल कोड लगा सकती है, यानी शरई कवानीन लागू कर सकती है। और ऐलान भी किया उन्होंने कि अगर हम कामयाब हो गए और ये बी टीम वहां बैठी रही तो फिर कॉमन सिविल कोड लागू होगा। कब तक? आखिर कब तक सहेंगे हम? क्या ये जब फसाद हुआ था तो एमएलए वहां मौजूद नहीं थे? लेकिन खामोश बैठे रहे। एक एमएलए मालेगांव का, दूसरा धूलिया का, एक लफ्ज नहीं। हमारी मौत पर असेंबली में आंसू बहाने वाला कोई नहीं। असेंबली में सिर्फ एक आवाज उठी, ताकत के साथ उठी, वो थी अबू आसिम आसिमी की। इनका काम था कि वो उसका सपोर्ट करते। किरारपुरे के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये भी आवाज उठाते, लेकिन उन्होंने इजलास छोड़ दिया। अकेला अबू आसिम लड़ता रहा। बॉम्बे से यहां आए, वो बॉम्बे से आए। यहां उनका कोई कारपोरेटर नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं, किसी जगह ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं। लेकिन मुसलमानों का दर्द किरारपुरे तक अबू आसिम आजमी को खींचता हुआ लाया। वो घर पर गए, पुरसा दिया, माली इमदाद भी की। और हम इस आदमी की बात सुनते रहे जो मेंबर पार्लियामेंट रहकर भी कुछ ना कर सका। औरंगाबाद के नाम की तब्दीली, क्या असेंबली में 2 मेंबर नहीं थे? क्या पार्लियामेंट में 2 मेंबर नहीं थे? किसी ने भी एहतजाज नहीं किया। आप किस मुंह से हमसे वोट मांगते हो? क्या इनको शर्म नहीं आती? इम्तियाज जलील, तू दोगला है, तू वादा खिलाफ। मुसलमानों के जालिमों के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जाता है, इम्तियाज जलील तुम उनके साथी हो, तुम बीजेपी के गुलाम हो। मैं साफ तौर पर कहता हूं, कौन? असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का गुलाम, बिकाऊ माल, परभनी से पैसे लूटे। हम अब पूरा महाराष्ट्र में क्या हुआ पता नहीं। बीजापुर से पैसा लूटा गया, 2 चीजें सामने आई,
पता नहीं कहां कहां सौदेबाजियां हुई। इनको वोट देकर आप इनको मालदार बनाना चाहते हैं। अगर कोई बेवकूफ से उम्मीद रखता है कि वो आपके साथ रहेंगे, तुम एमएलए रहे, तुम एमपी रहे, तुमने कब हमारा साथ दिया? हमेशा हमारे जज्बात से खिलवाड़ करते रहे, नारों में गुम किया हमको, तबाही की तरफ ले गए हमको। मैं कहां तक कौन से वाक़े को दोहराऊं? देखो, आने वाला कल ठीक नहीं, आने वाला कल बिल्कुल ठीक नहीं है। पर्सनल लॉ पे निगाहें पे लगाई बैठी हैं। अगर ऐसे लोग चुनकर जाएंगे जो औरंगाबाद के नाम पर पार्लियामेंट में आवाज न उठा सके, जो आपके मोहल्लों में, आपके मकामात पर गोलियां चली और मुसलमानों का सीना गोली से छन्नी कर दिया गया, एक लफ्ज ना बोल सके, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनसे उम्मीद करना ऐसे है जैसे बेवफाओं से वफादारी की उम्मीद। ये आपके साथी नहीं है। कल अगर कॉमन सिविल कोड लाता है, हमारी जिंदगियां, हमारी शादी, ब्याह, तलाक, विरासत, ये सब छीन लिए जाएंगे। ये जो कानून है पर्सनल लॉ, वो कुरान से अखद किया गया है। कोई आए और हमारे कुरान के सफ़ात को फाड़ने की कोशिश करे, मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा? और ऐसे नामर्द वहां जाकर क्या करेंगे? पहले 10 साल खामोश थे, आइंदा भी खामोश करे रहेंगे। अल्लाह इनके साए से मुसलमानों और नई नस्ल और मासूम बच्चों पर रहम फरमाए। भूल जाओ सब, ऐसे गिराओ, ऐसी पट्टी दो कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन जाए। मैं आते आते सुन रहा था अजीब अजीब बातें, गाली गलौज करना। एक शहाब यासीन यानी नामी एक यूट्यूबर है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हारे, उसको ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दी और कह रहा है कि इसको टेप कर ले। और सुना, वो बेगैरत आदमी जो अपनी जबान पर काबू न रख सके, वो जलील आदमी जो किसी की इज्जत को उसकी मां पर गालियां दे, क्या वो आपका रहबर बन सकता है? मुमकिन ही नहीं। एक बात हो तो जिक्र भी हो। कहां तक, कब तक? आपको 20 तारीख को उठना होगा। आज इस स्टेज से आपसे हम क्या मांग रहे हैं? आपसे 20 तारीख को थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं अपनी बस्तियों की भलाई के लिए, आपके लिए मासूम बच्चों की भलाई के लिए। फालतू नारों में मत फंस जाना। देखो ना, अवेसी आए थे असदुद्दीन अवेसी, 150 आदमी जमा नहीं कर सके, कहां भाग गए पता नहीं। मैंने सुना है कि 4-5 दिन यही थे वो। क्यों छुप कर बैठे थे कि कोई पैसा वसूल करने के लिए गिरबान न पकड़े? क्या वजह थी? कहां मर गए वो? तुमने सत्यानाश किया हमारी नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया। हमको क्या दिया इम्तियाज जलील तुमने? जेल की आनी सलाखें, सीनों में छेदने वाली गोलियां, बेरोजगारी के। अरे आपको कसम है खुदा की, कसम है खुदा की आपको कि एक काम बताओ, 4 नौजवान बताओ मुझे जो इम्तियाज जलील ने कारोबार से लगाया हो। एक मुसलमान बताओ जिसको सरकारी नौकरी दिलाई हो। ये काम के लिए तुम गए थे ना?
खाली हाथ गए खाली हाथ आए। अब खुदा हाफिज, लानत तुम पर, हम तय कर ले। और आप इतने बैठे ना, लोग कम जरूर है, लेकिन आप मजबूत किस्म के लोग हैं। अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में इस सच्चाई को पेश करें, फालतू बकवास नहीं। हमको क्या मिलने वाला है? मैं खड़ा हूं, मुझे क्या मिलने वाला है? अरे आज है कल चल जाएंगे। आपको अपने मुकद्दर का फैसला 20 तारीख को खुद करना होगा। मैंने बहुत सी बातें कही, आपने सुनी, शुक्रिया। निशान साइकिल है, नंबर क्या है? 5वां नंबर है बटन का। देखो, ये जो जालिम हुकूमत है यहाँ ने ना पाए। अगर आपका वोट इधर से उधर होता है तो मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरेंगे। आज का टीवी देखो, मुसलसल चल रहा था कि 48 घंटे में मसाजिद के भोंगे निकाले जाएंगे। सोचो, ऐसे नामर्द अगर गए ना तो मुसीबत होगी। इनको सच में ऐसा सबक सिखाओ कि वो इस नादानी से बाज आए। मैंने आपसे बात कही, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को किसी हद तक समझ पाए होंगे और उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया, खुदा।